हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर ली थी और उसको अप्लाई भी कर लिया था टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे थे जो आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए हैं और वो लर्न करना बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो उम्मीद है कि आपने लर्न कर लिया होगा। ठीक है, एनीवे हम लोग ने आइसोमेरिज्म के अंदर देखा था, क्या देखा था आइसोमेरिज्म के अंदर के दो होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल वाली होती है उसमें क्या होता है कि जो एटम है लिगैंड का, जो सेंट्रल मेटल से कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, उसका कनेक्टिविटी हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो कनेक्टिविटी है वो सेम रहती है, सिर्फ उसका अरेंजमेंट इन स्पेस बदल जाता है। ठीक है, ये आई होप आपने नोट्स बना के लिखा होगा और इस वक्त आप नोट्स खोल के वो पॉइंट को रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर तो हम लोग ने सब कुछ देख ही लिया था, ज्योमेट्रिकल बेसिस एंड ट्रांस वगैरह हम लोग ने सब कुछ देखा था। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन है मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ठीक है, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर जो दो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उनके बीच में कोई मिरर रिलेशन नहीं होता है, दैट इज दे आर नॉन मिरर इमेजेस, ऐसा हमने कहा था। ठीक है, और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इनको डाइस्टीरियो आइसोमर्स या डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसा भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलो अभी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स सिखाऊंगा और इसी यही टॉपिक के साथ अपना आइसोमेरिज्म का पूरा जो फंडा है, ब्लॉक है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ विद ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये क्या टॉपिक था? ठीक है, ये आइसोमेरिज्म के अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपने स्टार्टिंग में जो आइसोमेरिज्म का मैप बनाया होगा वो भी आप इस वक्त देख रहे होंगे और सारा कुछ कनेक्ट करके चल रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनका डेफिनेशन मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को सबसे पहले तो एनेंशियोमर्स ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये बहुत बार आने वाला है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी के लिए जितना जरूरत है उतना बताऊंगा। बाकी इसका मेन कंसेप्ट तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट मेन चैप्टर जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, उसमें बताऊंगा। ठीक है, एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अभी के लिए ऐसे समझ लो, सी देयर आर लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आल्सो। ठीक है, बट अभी के लिए समझा देता हूँ खाली एनेंशियोमर्स, ऐसा कहो इसको। ठीक है, एनेंशियोमर्स का भी दूसरा नाम होता है इनको एंटीमॉर्फ्स ऐसा भी कहा जाता है, एंटीपोड्स ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे। तो ये जो एनेंशियोमर्स है इनका डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना। इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो मैं बताऊंगा क्योंकि वही इस चैप्टर में जरूरी है। द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एनेंशियोमर्स आई विल टीच यू इन सम अदर चैप्टर। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट इज एनेंशियोमर? द आइसोमर्स, ठीक है, द आइसोमर्स that are non super imposable, ध्यान से सुनना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनेंशियोमर्स या फिर एंटीमॉर्फ्स या फिर एंटीपोड्स। ठीक है, अब ये ध्यान देना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप ध्यान दें कि ये मिरर इमेज रिलेशन है। ठीक है, अगर मिरर इमेज रिलेशन होता ही नहीं, मिरर इमेज होता ही नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। पर मिरर रिलेशन है, मिरर इमेज है, तो किसमें आ गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स में। पर ऐसा वैसा मिरर इमेज नहीं बोल रहा है, कुछ खास तरह का मिरर इमेज बोल रहा है भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रहा है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, अगर मैंने मिरर रखा है और इस तरफ मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ए, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज है वो किस तरह से दिखाई देगा? आपको सिर्फ एक पेज पलटाना है, वैसे ही तो करना होता है, तो मिरर इमेज बन जाएगा, ये मिरर है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अगर मैं इसका मिरर इमेज देखता हूँ तो ये वाला एज जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है, समझ लो ये वाला जो एज है ना वो मेरा अंगूठा है, तो मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये वाला एज है वो मिरर से दूर दिखाई देगा, यूं इस तरह से। ये वाला जो एज है मिरर के पास में वो इस तरफ दिखाई देगा कि नहीं, और ये जो लाइन है वो इस तरह दिखाई देगी। हाँ, ऑब्वियसली साइज वगैरह सब सेम ही रहेगा, वो तो अभी मैं बना रहा हूँ हाथ से तो थोड़ा बहुत फर्क दिखता है, लेकिन एनीवे समझने का मतलब क्या है, ये अगर ए दिख रहा है तो मिरर में भी ये ए ही दिखाई देता है। तो इसको अगर मैं इमेज को रिमूव करूं और ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करूं तो एक दूसरे से 100% कोइंसाइड हो जाता है।
अगर 100% कोइंसाइड हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या कहते हैं बेटा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ठीक है, मान लेते हैं ये कंपाउंड 1 है और ये कंपाउंड 2 है। अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो रहा है ना, तो ये कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 एनेंटियोमर्स नहीं हो सकते। क्यों? एनेंटियोमर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। मतलब समझ लेते हैं कि समझो P नाम का कोई अपने पास ऐसा P जैसा दिखने वाला कोई कंपाउंड है, ऑब्जेक्ट है ये। मैंने ना मिरर के अंदर देखा, इसको इमेज दिखेगी मेरे को, तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, सही है। इसको मैं निकाल करके, इमेज को निकाल करके ऑब्जेक्ट पे प्लेस करूं तो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड होता है क्या, नहीं होता है। पर एक दूसरे का मिरर इमेज तो है, हाँ मिरर इमेज तो है, पर कोइंसाइड नहीं हो रहा है, यानी कैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये कंपाउंड A था और ये कंपाउंड B था, या फिर कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 था, तो इस समय कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एनेंटियोमर्स हो जाएंगे। बात समझ में आए? ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलूं या एनेंटियोमर्स बोलूं तो आप समझ जाना, आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एनेंटियोमर्स के अंदर, एनेंटियोमर्स जो होता है यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है बेटा, इसको मैं क्लासिफाई करता हूं 2 टाइप में। इसमें क्लासिफाई करता हूं 2 टाइप में क्लासिफाई करता हूं। एक जिसको मैं कहता हूं डेक्स्ट्रो आइसोमर, है ना, और एक जिसे मैं कहता हूं लेवियो आइसोमर। इस तरह से डेक्स्ट्रो आइसोमर है, लेवियो आइसोमर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो आइसोमर है वो एनेंटियोमर्स है। ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे कैसे हो जाते हैं बेटा, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, दूसरा बड़ा पॉइंट, एनेंटियोमर्स जो है ना, दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बेटा, वो लोग क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एक क्या है, फिनोमिना है ना, ऐसा होता है, ऐसा नेचर में होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये जो फिनोमिना है इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। इस फिनोमिना में क्या होता है सब बताता हूँ, पर जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है ना, उससे हम साइंस की भाषा में कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर इस तरह का फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना, ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना, सर उसमें क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ बताता हूँ। पर जो भी कंपाउंड ये फिनोमिना बताता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होता है, एनेंटियोमर्स होता है। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 होते हैं। सर क्या हमेशा एनेंटियोमर 2 होते हैं? बेटा एनेंटियोमर जो है ना वो हमेशा जोड़ी में एग्जिस्ट करते हैं। अब जूते वाले के पास में कभी एक जूता लेने जाता है क्या, नहीं, है ना। तो ऐसे ही समझ लो, अगर मैं कहीं जाके कहूँ एनेंटियोमर 2, तो वो मेरे को एक नहीं देगा, वो मेरे को दोनों लाके देगा, पैर में लाके देगा। ठीक है, उसमें से मैं डिसाइड करूं। अभी जूते वाले ने मेरे को दोनों जूते बताए, लेफ्ट पैर राइट पैर के। अब मैं सर फिर आऊं, मेरा मन है कि चलो खाली मैं आज राइट पैर का ही जूता लेके जाऊंगा। ठीक है, वो मेरी मर्जी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इस तरह से अगर मैं आपसे एनेंटियोमर कहूं तो हमेशा आपको 2 कंपाउंड नजर आने चाहिए। ठीक है, अब वो जो 2 कंपाउंड है उसमें से एक डेक्स्ट्रो रहेगा और एक लिवो रहेगा, या फिर ऐसा कहें डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, एक लिवो रोटेटरी रहेगा। सर इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है, क्या फर्क, सब बताता हूँ धीरे धीरे। पर ये ऐसा 2 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो अभी इसको और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, ये एक्चुअली इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर ये आपको कुछ मजा नहीं आएगा जब तक इसका एसेंस नहीं मालूम पड़ेगा ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ अधूरा रह गया। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, आई विल जस्ट टेक यू टू ऑप्टिकल एक्टिविटी नाउ। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा कि क्या फिनोमिना देखे गए, और देन वी विल कम टू दिस एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए कुछ नॉलेज चाहिए अपने को, फिजिक्स का हेल्प लेंगे थोड़ा। जैसे अगर मैंने कहा ऑर्डिनरी लाइट, मतलब कोई भी लाइट, ये व्हाइट लाइट जैसे होती है ना, ऑर्डिनरी लाइट। तो ये ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है बेटा, ये लाइट के अंदर सारी की सारी वेवलेंथ होती है और सारे के सारे प्लेन्स में ये वाइब्रेट करती रहती है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? Ordinary light is a light that contains all the wavelength vibrating in all the possible directions. ठीक है, तो लेट मी राइट, अभी आप तो जानते हो ना अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग कलर होता है ना।
तो अभी के लिए जो ऑर्डिनरी लाइट है इसमें साथ के साथ विबग्योर सारे के सारे कलर साथ में होंगे, इसलिए आपको व्हाइट दिखाई देती है कि नहीं। तो ऐसे आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ दैट रे ऑफ लाइट। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो एक लाइट इस प्लेन में ऐसा वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। फिर दूसरी जो वेवलेंथ है वो कुछ इस प्लेन में इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, अलग कलर से बताया मैंने ताकि आपको पता चले अलग वेवलेंथ है, ठीक है। अब ये देखो ये अलग इसमें वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, प्लेन में, और ये जो है वो अलग प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। कलर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी वेवलेंथ अलग है और डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रही है। तो ऐसी ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करेंगे, एक डिवाइस के थ्रू पास करेंगे या फिर ऐसा एक पैनल होता है उसके थ्रू हम लोग पास करेंगे, ठीक है। इस पैनल का नाम होता है मोनोक्रोमैटर। क्या होता है इसका नाम, मोनोक्रोमैटर। अब जैसे ही लाइट इस मोनोक्रोमैटर के थ्रू पास होगी, एक डिवाइस है ऐसा समझ लो, ठीक है, इसके थ्रू अगर लाइट पास होगी तो क्या होगा, ये सभी वेवलेंथ को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है, ये सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही अलाउ करता है। और वो कौन सी वेवलेंथ होगी जिसको ये अलाउ करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन क्रोमेटोग्राफर। अलग अलग टाइप के क्रोमेटोग्राफर अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को अपने अंदर से पास करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से जब मैं पास करूंगा तो सारी की सारी वेवलेंथ ब्लॉक हो जाएगी, पर सिर्फ कोई भी एक ही वेवलेंथ है जो यहां से पास होकर के आगे जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको मोनोक्रोमैटर से पास कर दिया तो लाइट मेरे को आगे जाके यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। देखो बात समझे कुछ, है ना। जो पहले कलरफुल था, ठीक है, वो अब सिर्फ रेड कलर हो गया, मतलब सिर्फ एक वेवलेंथ बची। पर ये एक वेवलेंथ भी सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होगी ना। यहाँ पे मैंने ऐसा बताया है कि ब्लू कलर इज लाइक दिस, मतलब ब्लू वाला लाइट सिर्फ इसी प्लेन में वाइब्रेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये ब्लू वाला लाइट पूरे 360 डिग्री वाइब्रेट करता है, सब जगह पे सब प्लेन में वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। तो इसको जब मैंने मोनोक्रोमेटर से पास किया तो यहाँ पर से सिर्फ रेड वाला लाइट है ना वो पास हुआ, बाकी सारी जो लाइट है वेवलेंथ है वो ब्लॉक हो गई। तो ये जो है ना इसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या कहते हैं, मोनो का मतलब वन, क्रोमैट का मतलब कलर, एक कलर वाली लाइट, यानी एक ही फिक्स्ड वेवलेंथ वाली लाइट होगी पर वो भी सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, आप देख सकते हैं ना। तो व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है। फिर इस वाली मोनोक्रोमैटिक लाइट को मैंने एक स्पेशल टाइप की प्रिज्म से पास किया। आपने प्रिज्म देखा है ना, कुछ इस तरह से होता है। तो मैंने क्या किया, दो प्रिज्म को ज्वाइन कर दिया, देखो, ठीक है। लेट मी राइट इट लाइक दिस। देखो मैंने क्या किया, दो प्रिज्म को ऐसा ज्वाइन कर दिया। अरे बाबा, एक प्रिज्म ऐसा होता है कि नहीं, करेक्ट है। अब दूसरे प्रिज्म को मैंने भी ऐसे ही ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बेस टू बेस। कैसे ज्वाइन किया मैंने, बेस टू बेस, दोनों प्रिज्म को ज्वाइन करके रखा है। और इस प्रिज्म का नाम है निकोल्स प्रिज्म। क्या नाम बेटा, निकोल्स प्रिज्म। इस पे मैं आता हूं 2 मिनट के बाद में, जरा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक बात करेंगे थोड़ी निकोल्स प्रिज्म पे। पर इसका काम देख लेते हैं कि जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं जानी चाहिए, कौन सी लाइट जानी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट जानी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करा तो क्या हो गया, मैंने यहां पर इस तरह से कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया। क्या नोटिस किया आपने, क्या उसकी वेवलेंथ चेंज हुई, नहीं, वेवलेंथ वही है जो यहां पे थी, बट क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट जा रही है, देखो। मतलब क्या, निकोल्स प्रिज्म ने क्या किया, सभी डायरेक्शंस को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को वैलिड रखा अपने अंदर से पास होने के लिए। बात समझ में आया। तो निकोल्स प्रिज्म ने एक्चुअली क्या किया, ये जो लाइट था इसको बना दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या बना दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये एक टाइप का पोलराइजर है, आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, समझ में आया, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्यार से आज के बाद मैं हमेशा इसको कहूंगा पीपीएल। क्या कहूंगा मैं इसको, पीपीएल, ठीक है। अपने को पूरे एक्सपेरिमेंट में पीपीएल का काम है। अभी एक्सपेरिमेंट एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है जिसमें अपने को क्या काम है, पीपीएल का काम है। तो पीपीएल को कैसे बनाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास करा के। मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे बनाते हैं, क्रोमेटोग्राफर से पास कराएंगे ऑर्डिनरी लाइट को। बात समझ में आया पक्का, आई होप ये क्लियर रहेगा आपको। अब निकोल्स प्रिज्म की थोड़ी बात कर लेते हैं। निकोल्स प्रिज्म कोई भी नॉर्मल मटेरियल से नहीं बनता है, ठीक है। ये जो निकोल्स प्रिज्म है ये बनता है कैल्साइट क्रिस्टल्स,
किससे बनता है बेटा? कैल्साइट क्रिस्टल से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है। तो सर 2 प्रिज्म है ना? हाँ 2 प्रिज्म है, तो 2 प्रिज्म को ऐसे ही थोड़ी ऐसे रख देंगे, कुछ ज्वाइन करने के लिए कुछ गम या कुछ तो लगाएंगे कि नहीं? करेक्ट। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग एक पेस्ट यूज करते हैं, ऑब्वियसली फेविकॉल से नहीं ज्वाइन करते ना हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल पेस्ट यूज करेंगे, जिसकी वजह से इसके और इसके बीच में कोई भी फर्क ना पड़े ज्यादा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से अलग फर्क ना आए इसके लिए। तो वो जो गम है, ठीक है, उसको कहते हैं कैनेडा बाल्सम, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कैनेडा बाल्सम। ये ग्लू है ना, जो इस निकोस प्रिज्म को बेस टू बेस चिपका के रखती है। कैसे चिपका के रखती है? बेस टू बेस। याद रहेगा आपको, ये स्पेशल टाइप का निकोल्स प्रिज्म, याद रखना, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोल्स प्रिज्म बेस टू बेस कनेक्टेड होता है, कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है और चिपकाया किससे जाता है? कैनेडा बाल्सम से। क्लियर? तो यहां तक आपको फंडा क्लियर है। अब मैं पीपीएल का यूज करने वाला हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट वाइप दिस बोर्ड। आई होप ये आप अपने नोटबुक में बना रहे होंगे। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है? पीपीएल, ठीक है। तो पीपीएल क्या था अपना? ऐसा लाइट था जिसके अंदर एक ही वेवलेंथ थी और एक ही डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करती रहती है। पीपीएल ले लिया, ठीक है। अब इस पीपीएल को मैंने पास किया एक बीकर से, और उस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ था? उस बीकर के अंदर भरा हुआ था कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बना के रखा हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने पीपीएल को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन से पास किया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जैसा यहां पर है वैसे यहां पर मिलेगा, करेक्ट है। पर ये एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि मेरे को यहाँ पे जो पीपीएल दिख रहा है उसका जो प्लेन है वो हल्का सा रोटेट हुआ मिला, रोटेट होकर मिला। मतलब क्या हो गया? ये जो है ना, जो लाइट आपको इस तरह से दिखाई दे रही है अभी, वो इस सोल्यूशन के अंदर के पास होने के बाद अपने आप को इस तरह से रोटेट कर रही है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। अपने आप को किस तरह रोटेट कर रही है? राइट हैंड साइड। देखिए, ये जो है ना उसकी इनिशियल पोजीशन थी, देखो, करेक्ट। ये जो उसकी स्ट्रेट लाइन है बेटा, वो क्या थी? उसकी इनिशियल पोजीशन थी कि नहीं? आप देख सकते हैं ना, इनिशियल पोजीशन वो स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। तो आफ्टर पासिंग वो स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट होकर के थोड़ा राइट हैंड साइड में रोटेट हो गई। समझ में आया? कितने एंगल से रोटेट हो गई? तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है इनिशियल, और ये इस एंगल ऑफ रोटेशन को कहते हैं थीटा। क्या कहेंगे इसको? थीटा, ठीक है। नो नीड टू पुट दिस, एंगल ऑफ रोटेशन क्या कहेंगे इसका? थीटा, ठीक है। ऐसा जरूरी है कि सब राइट हैंड साइड में ही मूव होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि लाइट है ना, उसका जो प्लेन है वो लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ा हुआ मिले, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल था वो कैसा था बेटा? वो तो स्ट्रेट लाइन था ना, इनिशियल जो डायरेक्शन था दैट वाज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वो भी कुछ एंगल से मूव हो गए कि नहीं? ऑब्वियसली एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। समझ में आया बात? तो सर ऐसा क्या है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था उसका जो प्लेन है वो या तो राइट हैंड साइड में रोटेट हो गया या तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो गया, ठीक है। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इधर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर कुछ तो है, ठीक है। ये लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी किसके पास है? कंपाउंड के पास में। तो ये कंपाउंड के पास में जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लाइट को राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर पा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं उसको हम? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं जरा डेफिनेशन लिख देता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ठीक है। बोलो जरा क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी? ठीक है, इट इज property of organic compound to rotate the plane of plane polarized light towards right hand side or left hand side, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी बताता है उसे क्या कहेंगे? एंड कंपाउंड दैट शोज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहेंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऐसा कंपाउंड जो ये प्रॉपर्टी नहीं बताता उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे। सिंपल एज दैट, है ना। जो ये प्रॉपर्टी बताएगा उसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं बताएगा उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसके बाद भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। अगर ये कंपाउंड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है तो क्या कहेंगे? और अगर ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है तो क्या कहेंगे? ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में घुमाया, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, रोटेट्स किधर? राइट हैंड साइड। और इधर लिख देता हूं रोटेट्स किधर? लेफ्ट हैंड साइड। तो कंपाउंड को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ग्रीक लेटर है। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है तो क्या कहेंगे? लीवो, LAEVO, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। क्या कहेंगे बेटा? लीवो रोटेटरी कंपाउंड। सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आप ब्रैकेट में स्मॉल डी लिख सकते हैं या तो फिर आप ब्रैकेट में प्लस साइन बता सकते हैं। प्लस साइन का मतलब होता है राइट हैंड साइड रोटेशन, या फिर आप स्मॉल डी लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। ठीक है, और लीवो रोटेटरी कंपाउंड लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म में आप ब्रैकेट में छोटा एल लिख सकते हैं, या तो फिर आप ब्रैकेट में ऐसे माइनस साइन बता सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन का मतलब होता है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बाय हाउ मच एंगल? थीटा एंगल। ठीक है, आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ पा रहा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं करना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करना है। तो वो जो प्लेन है वो या तो राइट में रोटेट हो जाएगा या तो लेफ्ट में रोटेट हो जाएगा। राइट में रोटेट हो गया, किसके वजह से हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। तो उस कंपाउंड का नाम रख देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। लेफ्ट में रोटेट हो गया, किसके वजह से? ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। तो उस कंपाउंड का नाम रख देंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, और अगर ये कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टी बता पा रहा है तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। बट सवाल ये आता है कि सर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो कर देंगे आप, पर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जनरेट कैसे करेंगे? तो ये बहुत सिंपल है, ऑर्डिनरी लाइट से इधर तक कैसे आएंगे? ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है? सारी वेवलेंथ सारी डायरेक्शन होती है, तो सबसे पहले आप उसकी वेवलेंथ कंट्रोल कर दो। सारी वेवलेंथ को हटा दो, सिर्फ एक वेवलेंथ वाला कर दो, यानी मोनोक्रोमेटिक कर दो। तो मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए आपको किससे पास कराना पड़ेगा? मोनोक्रोमेटर से पास कराना पड़ेगा। उसके बाद में आप उसका डायरेक्शन कंट्रोल कर दो। और डायरेक्शन से सिंगल डायरेक्शन में कैसा आता है? यूजिंग निकोल्स प्रिज्म। ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्लियर? और फिर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करो। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, किस तरह से आपको समझ में आया कि जो कंपाउंड होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका अगर मैं सोल्यूशन बना दूं और उसमें से लाइट पास करवा दूं, कौन सी लाइट? ऐसी वैसी लाइट नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अभी प्रीवियस 2 मिनट पहले। ठीक है, तो वो जो लाइट होती है वो जब उसमें से पास होगी तो अपना एंगल चेंज कर लेती है थोड़ा सा, है ना। उसका जो प्लेन है वो हिल जाता है राइट हैंड साइड टुवर्ड्स और लेफ्ट हैंड साइड। राइट में मूव होता है तो क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट में मूव होता है क्या कहते हैं? लीवो। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने आपको बताया था एनेंशियोमर 2 तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ठीक है, जो लाइट को किस तरह से चेंज करते हैं उसके ऊपर हम उसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या है, और इस प्रॉपर्टी को ही, इस खास फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, चलिए, तो एक मन में क्वेश्चन आ जाता है एक हल्का सा कि सर अच्छा वो जो कंपाउंड है वो लाइट को इधर उधर रोटेट कर रहा है, बराबर? मैं कहूंगा हाँ, तो वो जो कंपाउंड है उसमें ऐसी क्या खास बात है ना? उसमें ऐसा क्या है कि वो जो लाइट है उसको, उसके जो प्लेन है उसको रोटेट कर पा रहा है? बेटा इसका आंसर देने के लिए तो आपको सही समय का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री नाम की एक बहुत बड़ी टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो मैं अभी आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि आपका नॉलेज इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, मैं सिखाऊंगा जरूर आपको सही समय आने। ठीक है, तो सर आपको जब अभी नहीं बताना होता है तो आप ऐसा फिर बीच बीच में क्वेश्चन मार्क क्यों छोड़ देते हो? ठीक है, इसलिए ताकि आपको समझा सकूं कि केमिस्ट्री है ना वो पूरा इंटरलिंक्ड है ना। आप कहीं से भी उठ के कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ सकते, उसके लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी की बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज वाई।
चलिए, तो ये सब क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ बीच बीच में ना, ये सब आप दिमाग में रखिए, कहीं लिख करके रखिए, फिर इसका आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। तो क्या है, इससे ना हम जो पढ़ा रहे हैं वो एजुकेशन तो आपको मिल ही रहा है, दैट इज फॉर्मल, पर जब खुद से कुछ सर्च करके थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर लगा के मेहनत करके कुछ ढूंढते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके मेमोरी में रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ एजुकेशन। ठीक है, तो दोनों ही जरूरी है। ठीक, देखते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आगे देखिए, मैं आपसे एक कंपाउंड बताता हूँ, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी बता रहा है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये कंपाउंड है, ये CO EN 3 बार, और इस पर बॉक्स पे चार्ज है +3। ठीक है, चलिए, उसका IUPAC ने बताया है ना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अब जैसे कंपाउंड देखते हो, आई होप अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा अब तक सभी लेक्चर, तो जैसे आप कंपाउंड देखते हो ना, फटाफट सारी चीजें आपको क्लिक होने लगती है कि अच्छा EN ये तो बाइडेंटेड है, अच्छा 3 बार है, मतलब बाइडेंटेड 3 बार यानी 6 बॉन्ड, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अरे एक ही टाइप का लिगेंड दिख रहा है, मतलब सारे के सारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया ये तो। अरे बॉक्स पर चार्ज पॉजिटिव है, मतलब ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे इसके पास देखो नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, ये +3 है, ये 0 है ना इसका चार्ज, और बॉक्स पे चार्ज +3 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली कोबाल्ट पे चार्ज +3 है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट 3 हो गया। अच्छा, इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूं, पॉजिटिव काउंटर आयन तो है नहीं, लिगैंड कौन है, इथिलीन डायमाइन। अरे इसमें तो ऑलरेडी एक डाइवर्ड है, तो 3 बार है, तो मुझे ट्राई लिखना चाहिए कि ट्रिस लिखना चाहिए। अच्छा, ट्रिस लिखना चाहिए, तो इधर ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 और आयन। ठीक है, ऐसा धड़ा धड़ा आपको मन में आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा ऐसा हुआ तो। और ऐसा नहीं हो रहा है अगर आपके साथ में, तो खैर प्रैक्टिस करिए, और मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये जो कंपाउंड है बेटा, ये ऑप्टिकल, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है। आप पूछो क्यों बता रहा है, इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा आपको, इसका जवाब बहुत डीप जाना पड़ेगा केमिस्ट्री में, तब मिलेगा, जो भी सिलेबस में है नहीं आपके। ठीक है, बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, आगे केमिस्ट्री खत्म, साल के एंड होने तक बता ही दूंगा। तो ये जो कंपाउंड है, मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है, इसका मतलब क्या, इसका सोल्यूशन बना के अगर आप इसमें से प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर देंगे, तो ये जो है कंपाउंड वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या तो लेफ्ट में घुमा लेगा, है ना। अगर राइट में घुमा लेगा तो इस कंपाउंड को मैं कहूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में घुमा लेगा तो मैं क्या कहूंगा, इसको लिवो रोटेटरी। फिलहाल मैंने अगर ऐसा कंपाउंड लिखा है तो इसको देख के आप बोल सकते हैं क्या डेक्स्ट्रो है या लिवो है, नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या, ये जो कंपाउंड है 2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है ना बेटा। ये जो कंपाउंड है वो 2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। एक किस में एग्जिस्ट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में। ठीक है, यानी डेक्स्ट्रो आइसोमर, ऐसा मेरे को कहना चाहिए, या फिर स्मॉल d लिखूं या फिर प्लस साइन लिखूं, डजंट मैटर, एक ही बात है सब। ठीक है, इस तरह से चलिए। और एक जो है वो किस में एग्जिस्ट करेगा, लिवो में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिवो आइसोमर में। इसका मतलब क्या, L लिखना चाहिए छोटा, या तो माइनस साइन लिखना चाहिए, डजंट मैटर। करेक्ट। अब मैं दोनों भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एनेंशियोमर्स कैसे हैं। देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अपने को, EN यानी इथिलीन डायमाइन, जो आपको मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अमाइन CH2 फिर से NH2, है कि नहीं, ईथ यानी 2 कार्बन, अमाइन, सब सिखा चुका हूँ। इसके पास भी लोन पेयर होता है नाइट्रोजन, इसमें भी लोन पेयर होता है, तो ये भी बॉन्ड बनाता है, ये भी बॉन्ड बनाता है, तब जाके बाइडेंटेड बनता है कि नहीं। ऐसा 3 बार है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अगर आपको अच्छा है, जगह है लिखने के लिए, मन है, अच्छा लगता है ऐसा लिखना, ऐसे लिखिए। या तो फिर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये और ये इस तरह से बॉन्ड बता रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, है ना, इस तरह से ही बता सकते हैं, तो आपको कोई भी रॉन्ग देने वाला नहीं है। तो लेट अस ड्रॉ सम स्ट्रक्चर नाउ। अब ध्यान से देखना स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, इसका देखो एक स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बनाता हूँ, देखो कोबाल्ट, ठीक है, 6 बॉन्ड बने हुए हैं, ऑलराइट, तो 6 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इस तरह से मैं 6 बॉन्ड्स पहले डिजाइन कर लेता हूँ कि भाई चलो 6 बॉन्ड्स इस तरह से, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक इथिलीन डायमाइन रखता हूँ, ठीक है, और एक इथिलीन डायमाइन में यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और एक इथिलीन डायमाइन ऑफकोर्स यहाँ पर होगा। थोड़ा अच्छे से बनाना
आना चाहिए क्योंकि डायग्राम पे ही सब समझते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, इसके बॉक्स पर चार्ज आ जाएगा +3, यूं इस तरह से कंपाउंड है, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं कहता हूँ कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी ये प्लेन ऑफ पेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सर इसका दूसरा कंपाउंड क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जो लेफ्ट में रोटेट करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो उसका लीवो भी एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है जो लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पेन पोलराइज्ड लाइट को, वो कंपाउंड यही होगा, यही होगा। तो सर दोनों कंपाउंड तो अलग अलग कहलाएंगे ना, अलग अलग कहलाएंगे, यही होगा, मेरा मतलब था यही कंपाउंड होगा, सेम टू सेम दिखाई देगा, तभी तो आइसोमर कहेंगे कि नहीं। मतलब क्या, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 6 बॉन्ड बना रहा है, देखो इस तरह से, ठीक है। इसने भी क्या बना दिया बेटा, 6 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें 3 ही 3 डायमाइन है, इसमें भी 3 ही 3 डायमाइन होने वाला है, ठीक है। तो चलो सर बताओ, स्ट्रक्चर बता दो, देखो इस तरह से कुछ, एक ये यहाँ रख देता हूँ, बनाने में मेरे को समय नहीं है, लेकिन डोंट वरी, ठीक है। और एक यूं बना देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें भी 3 ही है ना, इसमें भी 3 ही है, इधर भी +3 है, इधर भी +3। देखो सब कुछ तो सेम है, इवन बॉन्ड कनेक्टिविटी इज आल्सो सेम, देन व्हाट इज डिफरेंट। देखो अगर मैं इसके बीच में मिरर रखता हूँ, ठीक है, तो अभी आप इसको किस तरह से देख पा रहे हैं बेटा, इसको है ना ऐसा समझिए कि ये 2 फ्लैप है इस तरह, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा डायग्राम एक्चुअली बराबर दिख नहीं रहा है, मैं फिर भी एक टेक्स्ट बुक में जो फोटो दिया है ना एग्जैक्टली ड्रॉ करके ऐसे ही सेम टू सेम बताऊंगा, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है ठीक है। चलिए देखो इस तरह से समझिए, ठीक है, कि ये पंखा है, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे, एक ये लोब यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ मिरर रख देता हूँ और मिरर का मैं इमेज ले लेता हूँ, तो ये जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, यानी क्या, ये जो है वो एक पंख है वो इस तरफ है और 2 नजदीक वाले पंख है वो इस तरफ है। मतलब देखना ऐसा है ना स्ट्रक्चर, ऐसा समझना, ऐसा दिखाई दे रहा है ये। इसका मैं मिरर लेगा, मिरर तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि नहीं। तो ये इसका मिरर बनाया मैंने, ये एक वाला लोब इधर रह गया और ये पंखा 2 वाला लोब इधर आ गया, इसका मिरर इमेज बना दिया, ठीक है। अब मैं ये मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर रखेगा, मतलब तू समझना, इसको उठा के मैं इस पे रखेगा, चलना इसको ट्रेस कर दे, ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि नहीं। इसको उठा के इस पे रख, ठीक है, इसको उठा के इस पे रख, ऐसा दिखेगा कि नहीं। तो देख ये दोनों का एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है, म्हणजे क्या, एक दूसरे का कैसा है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना। मिरर इमेज कैसा, मिरर रख के तो बनाए, करेक्ट है ना। तो ये एक दूसरे का कैसा हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया बेटा, एनेंशियोमर हो गया, मतलब ये दोनों क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, मतलब अगर ये राइट में रोटेट कर रहा है तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये दोनों जो कंपाउंड है सेम, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। इसका स्पेस में अरेंजमेंट इस तरह से, इसका स्पेस में अरेंजमेंट इस तरह से, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ रही है। क्या फर्क आ रही है, ये राइट में रोटेट कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, लेकिन कंपाउंड सेम दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, कौन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस ड्यू टू विच एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी विल चेंज, एंड विच प्रॉपर्टी विल चेंज, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है इस चैप्टर में डिस्कस नहीं की, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। ये एक एग्जांपल है, मैं 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ। अच्छा, ये जो एग्जांपल हमने लिया है COEN ये वाला, इसको मैं एक हेडिंग दे देता हूँ कि ये किस हेडिंग के अंदर ये एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर किया। हेडिंग है अप्लाइंग ऑप्टिकल isomerism on octahedral complex,
तो सर क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है? होता है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में कि डेक्स्ट्रो लीवो ऐसा सब प्रॉपर्टी बता सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक नया फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर जो कंपाउंड है ना जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में, इन पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। और इनका मोस्टली जो कंपाउंड होता है ना जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है वो लेबाइल होता है नेचर में, याद रखना है शब्द लेबाइल, LABILE लेबाइल। लेबाइल का मतलब क्या, अनस्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। तो ये क्या है कंपाउंड, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे तो ये नेचर घड़ी घड़ी चेंज कर देता है। तो 100% प्रॉपर्टीज हम लोग को मालूम नहीं पड़ती, 100% कंटेंट क्या है ये सब हमको पता नहीं चलता है, इसलिए ज्यादा स्टडी नहीं करते, इसलिए जितना टेक्स्ट बुक में दिया है इतना ही आपको नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इस तरह से हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल में अप्लाई किया। कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में शायद से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं चेक करता हूँ, अगर दिया रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, वरना ये ऑक्टाहेड्रल आप याद रखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इसके अलावा एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, चलो एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाला ही कंसीडर करके ट्राई कर लेते हैं। आई विल वाइप दिस ऑफ, ठीक है। और थोड़ा ड्राइंग का इसमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो दिखाई देना चाहिए एकदम परफेक्टली, ठीक है। चलिए लेट अस टेक दिस एग्जांपल नंबर 2, सेम अंडर सेम हेडिंग, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा एक अलग हेडिंग लेके आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ, देखो ठीक है, अलग हेडिंग लेते हैं। Some compounds show optical as well as geometrical isomerism। देख कैसे कोई कंपाउंड ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों टाइप का आइसोमेरिज्म बताता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक कंपाउंड ले लेता हूँ कोबाल्ट, ये जरूरी नहीं है कोबाल्ट और ये सबसे इजी आसान कंपाउंड टेक्स्ट बुक में भी दिया है और पढ़ने में भी आसान होता है, इसलिए मैं लेता हूँ, ठीक है। बाया आप अगर आप अच्छे से ध्यान दिया होगा अब तक के चैप्टर में, आप खुद भी बना सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड, ठीक। चलिए इस तरह से मैं लेता हूँ Cl2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से मैंने ले लिया ये दो कंपाउंड, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर देखो कोबाल्ट पे चार्ज +2 आएगा एक्सेट्रा, वो सब चीज आप जानते हैं, ठीक है, पर मैं अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो वाला जो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बताएगा, रेसिस्टेंस आइसोमेरिज्म भी बताएगा और ऑप्टिकल वाला भी बताएगा। तो सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देखो, इसके कितने बॉन्ड बन गए, इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड 2 बार है यानी 4 बॉन्ड बन गए, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें सिस ट्रांस दोनों मिलता है कि नहीं, सिस और ले लेता हूं मैं ट्रांस, ठीक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका सबसे मेन स्टेप होना चाहिए बेटा। जैसे आपको समझा कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल है, तो इस तरह से आप बना लो तो ये क्या इजी हो जाता है समझने में, ठीक। इधर भी देखिए सेम 6 बॉन्ड पहले बना लेना चाहिए, चलो सिस यानी क्या, जो सेम है उसको सेम है उनको लेस देन 180 डिग्री पे रखना है, जो अलग अलग है आई मीन जो सेम है उनको अगर 180 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो ट्रांस बनेगा, 180 से कम एंगल पे रखेंगे तो सिस बनेगा, दिखा हमने। तो इसमें EN को देख के डिसाइड करें या Cl को, EN को देख के डिसाइड नहीं हो सकता, Cl 2 है ना क्लोरीन एटम, उसको देख के डिसाइड किया जा सकता है। ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है आपको याद है, MA2B2 सॉरी स्मॉल लिखना है, स्मॉल B2, ये वाला टाइप का कॉम्प्लेक्स है अगर आपको याद हो तो, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो इसके अंदर देखो अगर मैं लेट मी राइट लाइक दिस, ये जो Cl है इसको यहाँ ले लेता हूँ और ये जो Cl है इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक। तो ये एक EN बन जाएगा यूं इस तरह से और एक ये EN बन जाएगा यूं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। अब ट्रांस वाले में क्या होता है, समझो मैंने एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया, ऑपोजिट हो गया ना एक दूसरे के, तो एक EN जो है उसको तो यहीं आना पड़ेगा और एक EN जो है उसको तो यहीं आना पड़ेगा, बाइडेंटेड है ना, तो इस तरह से बताते हैं, सही है। तो ये हो गया सिस और वो हो गया ट्रांस, ठीक है। अब किस पे आ जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर पे आ जाएंगे। चेक करो इन दोनों के बीच में कोई मिरर रिलेशन है क्या, क्या एक दूसरे को गलती से भी ये मिरर इमेज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या नॉन मिरर इमेजेस है, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं तो इन्हें क्या कहना चाहिए, डेक्स्ट्रो बोल रहा हूँ, डायस्टीरियो आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस तरह से कहना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हुए बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे। तो इसमें से जो ट्रांस वाला है इसको मैं कह रहा हूं कि यह ऑप्टिकली
इनएक्टिव है। क्या बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आई? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताता। ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला जो कंपाउंड है, सिस वाला कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। म्हणजे क्या? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है, मतलब इसका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके एनेंशियोमर्स जो है वो यहाँ बता रहा हूँ। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? सिस वाले कंपाउंड के हैं। जो ज्योमेट्रिकल तो बता ही रहा था, अभी ऑप्टिकल में सिस वाला बता रहा है, ट्रांस वाला नहीं बता रहा। तो लेट अस मेक दैट। ठीक है, तो ये वाला पहले मैं लिख लेता हूँ। देखो, ठीक है, CL इस तरह से EN। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाने का समय थोड़ा लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, यूं इस तरह से बना लिया। तो चलो, अगर मैं बोल लेता हूँ कि ये डेक्स्ट्रो है सर, तो आपको कैसा मालूम पड़ा कि यही डेक्स्ट्रो है? अरे बेटा, एक्चुअली क्या होता है, एक मशीन होता है, मशीन में डालना पड़ता है। उस मशीन वो आपको रीड करके बताता है कि डेक्स्ट्रो है कि लीवो है कंपाउंड। उस मशीन का नाम है पोलारीमीटर। क्या नाम है उसका? पोलारीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको ऐसे भी पढ़ाने वाला था आगे, लेकिन अभी आ गया जबान पे तो बताता हूँ। पोलारीमीटर में डाल के मालूम पड़ता है कौन सा कंपाउंड कैसा है। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो ये वाला कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आया। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो आइसोमर ऐसा मैं कहते रहूँ। तो इसका लीवो आइसोमर अगर मुझे बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा? इसका मिरर इमेज लेने का, जो कि क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ नॉन सुपर इम्पोजेबल ही आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं आता तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता ही नहीं। ठीक है, चलिए देखो क्या होगा। डेक्स्ट्रो से आगे हम लोग लीवो में। चलो बताओ, ये लीवो का थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है, LAVEO ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं, ये LAEVO लिवियो ऐसा है, लिवियो। ठीक है, आप जरा स्पेलिंग का देख लेना। ठीक है, डजंट कंसर्न दैट मच। हाँ, तो अभी ये लिवियो कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज लेना चाहिए कि नहीं? मतलब ये देखिए, दो CL को मैं समझता हूँ इस तरह से, तो जब इसका तो मिरर इमेज लेगा तो जो इस तरफ है वो इस तरफ दिखाई देगा कि नहीं? तो उस तरह से थोड़ा बनाने का कोशिश करना चाहिए। देख, मैं ट्राई करता है। CL है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बाकी तो क्या है, ये नहीं होगा ना, ये लिख दे। ठीक है, लिखा दे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोज। देखना, इसको उठा के इस पे रखेगा तो ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये इधर आएगा कि नहीं? तो दैट डजंट कोइंसाइड ईच अदर। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता नहीं है, इसके लिए इसका एनेंशियोमर बना के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंपाउंड है वो दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म बताते हैं। और यही इसी के साथ में ये टॉपिक खत्म करते ही आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक हम लोग ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको आइसोमेरिज्म का पूरा चार्ट समझा होगा, और यहाँ पर हम लोग ने आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब जो टॉपिक आने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो हल्का फुल्का सा डेरिवेशन, एकदम हल्का फुल्का सा 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनेशन में, चाहे कॉलेज की हो या बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक जरूर आने वाला है एग्जाम में। आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूँ। पूरा टॉपिक आइसोमेरिज्म का, लीच LICH हमने जो पढ़ा था वहां से लेकर के आज का लेक्चर है यहाँ तक, पूरा आइसोमेरिज्म का टॉपिक हम कम से कम 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आता है, होमवर्क में कोई डाउट आता है, तो आप बिंदास मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि और भी एग्जांपल्स दूं जिसमें आपको बोल ढूंढने के लिए कि ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ या जो भी आइसोमर है बनाओ। ठीक है, आई विल गिव दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे इसका फाउंडेशन करता हूँ। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है तो कितना स्टेबल है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सब हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, इसको मैं कैसे समझता हूँ कि सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स को देखता हूँ। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है
इसका जो स्टेबिलिटी है, मेन फंडा क्या होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, आपको ना एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखा देता है। जब तक बेटा कोई सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्रिएट नहीं करता, क्योंकि क्यों देख, आयोनाइजेशन स्फीयर सिर्फ सेंट्रल मेटल है, ठीक है, उसके पास आयोनाइजेशन स्फीयर है, यानी काउंटर आयंस वाला स्फीयर है। तो ऐसे सॉल्ट तो दुनिया में एग्जिस्ट कर ही रहे हैं ना, देखना पोटेशियम अगर सेंट्रल मेटल है, उसके पास सिर्फ आयोनाइजिंग स्पीसीज क्लोरीन है, तो ये सॉल्ट तो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। लेकिन जब तक कोई मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं बनाता, आयोनाइजेशन स्फीयर तो बनाएगा ही बनाएगा भाई, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब तक वो मेटल नहीं बनाता तब तक मैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहूंगा क्या? नहीं। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं स्फीयर का बहुत बड़ा हाथ। तो ये स्फीयर की स्टेबिलिटी अगर हमको पता चल गई तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उसके प्रोपोर्शनल होगी, हमको समझ में आ जाएगा। तो ये जो इसके बारे में समझेंगे, स्फीयर के बारे में क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, इसकी तरफ लिगैंड है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ये सब बातें हमको पता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिगैंड के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो है वो लुईस एसिड है ना, जो हम पढ़े ना फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, और ये जो है वो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, ठीक है। तो ये लुईस एसिड लुईस बेस के वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटिव बॉन्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, डेटिव बॉन्ड जनरेट हो रहा है, करेक्ट। जितना स्टेबल ये डेटिव बॉन्ड होगा उतना स्टेबल ये कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली किस पे समझ में आती है, हम लोग को कैसे समझ में आती है, जो स्टेबिलिटी है दैट इज एक्सटेंट ऑफ इंटरैक्शन, एक्सटेंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। और यही सब बातें डेटिव बॉन्ड को डिफाइन कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है कुछ नहीं है, दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड बाय फॉर्मिंग अ डेटिव बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग डेटिव बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सवाल ये है कि सर हम ढूंढे कैसे, है ना, ऐसे एक नंबर तो पता चलना चाहिए ना कि कितना स्टेबल है, क्या स्टेबल है। तो इसलिए देखिए क्या करना पड़ता है, ये एक्सटेंट को समझने के लिए ना मेरे को एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है। देख टेक्स्ट बुक में ना ये सब इंग्लिश में भी लिख के दिया है कि नहीं दिया है मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है मतलब अगर मैं तेरे को एक एक करके प्लॉट समझाऊंगा ना कि ये क्यों ये क्यों ये क्यों, तो तेरे को सब समझ में आएगा कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। लेकिन एग्जाम में तेरे को कभी कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ ये सब किधर से आया और तेरे को इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करने का लिखने, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। जो कोई भी नोट्स या जो क्लासेस के नोट्स होंगे या फिर जो भी कोई गाइड वाइड होगा, एक बार पढ़ लेगा उसमें से तो तेरे को सब समझ में आएगा। तो मेन क्या है, तेरे दिमाग में चलना, समझ में आना चाहिए तेरे को कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये ध्यान दे, एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेटल एंड लिगैंड। तो ये जो मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन जो है ये हम लोग कैसे समझते हैं इसको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी का कांस्टेंट अभी मैं डिराइव करूंगा, उस कांस्टेंट को देख करके हमको समझेगा कि कितना ज्यादा कितना कम इंटरेक्शन हो रहा है, उसको देख करके हम समझ पाएंगे कि कंपाउंड कितना स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है। तो टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट्स में लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख रहा हूँ, एक ही पढ़ने वाले इसलिए, ठीक है। और इसको मैं के ऐसा कहता हूँ, के की वैल्यू से हमको पता चलेगा। तो अभी इसको डिराइव करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत चिंदी हल्कू फुल्कू सा डेरिवेशन एकदम पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन आने वाला एग्जाम में इतना याद रखना, ठीक है, आएगा तो आएगा ही, पक्का ही आने वाला है, ठीक है, ऐसा समझ लो। चलिए देखो, डिराइविंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना कैसे। मैं एक मेटल लूंगा, सेंट्रल मेटल, उसका सोल्यूशन लूंगा और उसके अंदर मैं लिगैंड्स का सोल्यूशन ऐड करूंगा, फिर मैं मिक्स करूंगा और तब जाके कंपाउंड बनेगा कि नहीं। तो इस तरह से मेरे को उस रिएक्शन को लिखना चाहिए और रिएक्शन से मेरे को समझेगा कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जब मैं रिएक्शन ले रहा हूं तब सेंट्रल मेटल लूंगा, उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन होगा कि नहीं, तो उसको मैं क्या बनूंगा, M। तो मेरे पास में है एक सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सर आयन पे तो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव, हाँ होता है ना, लिख रहा हूँ, रुक जा, ठीक है। कितना है सेंट्रल मेटल, कितना है, एक ही होता है हमेशा, तो एक ही ले रहा हूँ, 1। चार्ज कितना है इस पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा, +1 +2 कितना भी हो सकता है। तो मैं ले रहा हूँ कि प्लस x चार्ज है इस पे, कितना भी हो सकता है ना, एक वैल्यू ले x चार्ज प्लस x चार्ज, ठीक। इसके साथ में जो है ना हमने क्या डाला, लिगैंड के आयंस डाले होंगे तब जाके बना रहेगा। चलो भैया लिगैंड देख लेते हैं अभी। तो लिगैंड, सर लिगैंड तो चार्ज भी होता है चार्जलेस भी होता है, हाँ जो भी हो, डजंट मैटर, ऐसा लिगैंड लिया है,
ठीक है। तो कुछ भी चार्ज होने का अभी के लिए आर्बिट्ररीली मैं ऐसा एक चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ इस पे कि इस पे चार्ज है मान लिया -1 2 3 कितना भी हो -y। पर सर ऐसे भी तो लिगेंड्स होते हैं जिसपे कोई चार्ज ही नहीं होता जैसे इथीलिन डायमंड। हाँ तो उस चक्कर में इधर y का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। अब 0 के आगे नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन थोड़ी लगती है तो समझ में आएगा। बस ऐसे आर्बिट्ररी वैल्यू है भाई -y इस तरह से ले लिया। ठीक है सर लिगेंड एक होता है या कितने सारे होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ मैं ले लेता हूँ कि n टाइम्स ऑफ लिगेंड्स। अब जाके ये रिएक्शन हुआ है ना। और रिएक्शन होने के बाद कॉम्प्लेक्स किस तरह से बना? कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बना होगा। किधर है? सेंट्रल मेटल है, उस पर +x का चार्ज है। ठीक, इसकी तरफ बॉन्ड बना होगा यूं इस तरह से। ठीक है, n टाइम्स ऑफ लिगेंड का जिस पर चार्ज -y होगा और इस तरह से कुछ होगा कॉम्प्लेक्स। समझ में आ पा रहा है? इस तरह से ये कंपाउंड बना है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन समझेगा तो ही समझ में आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लोगो वगैरह आता है तो आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से लिखते लिखते चलिएगा। तो क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेटल है, ठीक है, इसकी तरफ लिगेंड होगा और n टाइम्स होगा और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसके ऊपर जो चार्ज है सबका समयुक्त तो होता है। तो मैं एक साथ यहाँ लिख देता हूँ चार्ज। कैसे लिख देता हूँ एक साथ चार्ज? कितना चार्ज है? +x है ना, प्लस n टाइम्स ऑफ -y। टोटल चार्ज कितना है? जितना लिगेंड से इंटू चार्ज है ना, तो n टाइम्स ऑफ -y। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो ये भी चलता है, इस तरह से लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट है, बराबर है। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअली इसको मैं ऐसा लिखता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ऐसा लिखना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हम लोग जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं तो इस तरह से रिवर्सिबिलिटी होना जरूरी है रिएक्शन की। ठीक है, अभी आपने 11th में एक टर्म सुनी होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुनी होगी, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आपको याद है, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज नथिंग बट प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू देयर एप्रोप्रिएट मास, ऐसा उसका डेफिनेशन था। तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो अपने को एक कांस्टेंट मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकाला? ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम है ना, रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो किस तरह से हो जाएगा बताओ मुझे? कैसे ये लिखना चाहिए कि नहीं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना। प्रोडक्ट क्या है? mln टाइम्स। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +x प्लस n टाइम्स ऑफ -y, इस तरह से यूं। अपॉन रिएक्टेंट क्या है? ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? m, करेक्ट, +x इसका कॉन्सेंट्रेशन, सही है ना, प्लस दूसरा वाला क्या है? रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, है ना। डेफिनेशन याद है कि नहीं आपको? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू द एप्रोप्रिएट पावर। तो इस तरह से इसमें कौन है? L, इस पर चार्ज क्या है? -y, इस तरह से। और इसका पावर कौन आएगा? देखो ना, ये नंबर आगे स्टीरियो एक स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट है कि नहीं? तो स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट को सर पे रखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पे 1 है, तो वो मालूम लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? इस तरह से। और ये मैंने सर पे नहीं रखा है, ठीक है। अरे इसको ऐसे लिख देता हूँ बस। ये कैसे समझाऊं मैं अभी आपको? इसके आगे कुछ नंबर है क्या? नहीं। अगर होता तो मैं ये पूरे को उसके रेस करता। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ये जो n है वो इसके आगे नंबर है, इसको यहाँ लिखना चाहिए कि नहीं? इस तरह से लिखता हूं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है ना बेटा, उसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना रेड कलर वाला, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो फॉर्म हुआ है अपना, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है रेड वाला, इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू देयर एप्रोप्रिएट पावर। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको k का वैल्यू मिलेगा, और k को ही हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है।
इसी से हमको आगे की चीजें समझ में आती है। क्या समझ में आती है? आगे की चीजें यानी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्यों? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जितना अच्छे से फॉर्म होगा उतना ज्यादा K होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। तो डायरेक्टली है नहीं, अगर K का वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी कहते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है सर, ये क्या आप इतना बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर वर्ड बता रहे हो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये सब। ठीक है, ये बहुत आसान है। देख, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। ये मैं तेको कैसे समझा रहा हूँ, इसको एक ट्रिक है समझा। ट्रिक मतलब मैंने बताता हूँ, देख कैसे समझाता है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर समझ अपने पास में ये कंपाउंड है, मान ले ए और बी, इसके बीच में बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड होने देना भाई, कोवैलेंट बॉन्ड होने दे, डेटिव बॉन्ड होने दे, कोई भी बॉन्ड होने दे। ठीक है, इस तरह से अगर इस कंपाउंड को मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक, तो कंपाउंड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने हीट और बढ़ा दी, फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने हीट और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, बढ़ाते गया बढ़ाते बढ़ाते गया, एक समय ऐसा आएगा ना जहाँ पे ये बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, कंपाउंड हो गया, चार्ज आ गया, जो भी हुआ, पर बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, दैट हीट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक एंथैल्पी, ऐसा हम कहते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी। ठीक है, लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहें? ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म, डिफॉर्म है ना, ये वर्ड याद रखना, डिफॉर्म द बॉन्ड, डिफॉर्म द कंपाउंड। ये जो कंपाउंड, इसको डिफॉर्म करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मेरे को क्या लगा, एनर्जी लगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कनेक्टेड, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तेरा बहुत हीट लगेगा। हाँ, इसका मतलब डिफॉर्मिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन द कंपाउंड इज वेरी स्टेबल, राइट है। तो वही टाइम पे थर्मो यानी हीट बहुत ज्यादा अप्लाई होगी कि नहीं? ठीक है, थर्मो यानी क्या, हीट टू ब्रेक बॉन्ड, ये देना ही पड़ता है बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, अब ये जो हीट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, ये जो कांस्टेंट है इससे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मालूम पड़ती है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मालूम पड़ती है, इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, समझो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये बहुत 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 स्टेबल है। ठीक है, बहुत 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 स्टेबल, तो इसको बहुत बहुत हीट लगेगा कि नहीं? करेक्ट। इसका मतलब क्या, थर्मोडायनामिक के लिए बहुत स्टेबल है, मतलब इसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए डिफॉर्म होने के लिए। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ये वर्ड क्या होता है, इट इज रेट एट विच द डिफॉर्मिटी ऑकर्स। ठीक है, या फिर इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट और हाउ स्लो द डिफॉर्मिटी इज गोइंग टू ऑकर इन अ कंपाउंड. That term is called as thermodynamic stability. If the deformation occurs very slow, compound is thermodynamically stable. Thermodynamically very stable. ऐसा लैंग्वेज है केमिस्ट्री का. ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. समझा तो ठीक है, नहीं समझा भूल जाओ, खाली साहब नाम याद रखो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, क्योंकि ये हायर लेवल पे पढ़ते हैं सब टर्म्स. ठीक है, एनीवे, तो आई होप आपको यहाँ पर ये के है वो समझ में आया रहेगा. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और 4-5 कंपाउंड लेता हूँ और सभी कंपाउंड्स के ना के की वैल्यूज जो एक्सपेरिमेंटली पहले से फाइंड की हुई है, ठीक है, वो मैं लिख के बताता हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखो ये 3 कंपाउंड मैंने लिखे हैं, Ag प्लस 2Cl माइनस मिलके ये कंपाउंड बना रहा है. तो इस तरह से मैंने ये अप्लाई कर लिया है ना, फिर एक्सपेरिमेंटली सबका कॉन्सेंट्रेशन लिया, फिर सॉल्व किया, तब जाके साइंटिस्ट को ये वैल्यू मिली कि के का वैल्यू आया 5.5 to 10⁻18 इस तरह से. ठीक है, ये के मतलब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट. फिर Cu+2 लिया, 4Cl लिया, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना, इसका के का वैल्यू कुछ इस तरह से आया. सेम वे ये रिएक्शन के अंदर ये के का वैल्यू कुछ इस तरह से आया. तो बताओ ये जो तीनों कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका के का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा. यहाँ देखो 10⁻33 है, 27 है और 18 है. सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल होगा, और ये सबसे कम स्टेबल होगा इन तीनों के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से के की वैल्यू देख करके हम बता सकते हैं कि मेटल लिगैंड का इंटरेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और कंपाउंड कितना स्टेबल है, या फिर थर्मोडायनामिक डिफॉर्मिटी, या फिर हीट करने पे कंपाउंड कितना जल्दी खराब हो सकता है. ये भी ये वैल्यू से, अभी सीधी बात है ना, ये वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू को सबसे ज्यादा हीट कंटेंट लगेगा अपने आप को डिफॉर्म करने के लिए, इसका मतलब कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है. ये सब कनेक्टिंग पॉइंट्स है. ठीक है, अच्छा एक और बात आपको क्वेश्चन आएगा, 4 कंपाउंड मैंने लिखे हैं. Ag+2Cl माइनस मिलके ये कंपाउंड बना रहा है. तो इस तरह से
डिराइव स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर एक्सटेंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट या जो भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से, जब आप ये लिखेंगे ना, तो एक बात और ध्यान रखना कि whenever you are going to derive this or write about this, please mention everything, every वेरिएबल दैट यू आर यूजिंग, ठीक है, उस सबको डिफाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस डेरिवेशन के अंदर ना मेरे को ये डिराइव करके बताने के बाद में लिख देना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए कि जो m है उसे क्या कहता है बेटा, सेंटर मेटल, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर अलग डिनोशन हम लोग ने एक्स वाई यूज किया, टेक्स्ट में ABCD यूज किया, दैट डजंट मैटर, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक कंसेप्ट राइट है तब तक तेरे को कोई रॉन्ग नहीं दे सकता, लेकिन टीचर को पता तो चले कि एक्स क्या है, वाई क्या है ना। अब आप सोचेंगे सर टीचर है तो उसको तो समझ ही जाएगा ना ये सब क्या है। अरे बाबा, पेपर चेकिंग करने वाले को सब बता के लिख के बताना पड़ता है, कॉमन से कॉमन सेंस भी लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो फिजिक्स के या फिर मैथ्स के सम्स, मोस्टली फिजिक्स के सम्स में हम लिखते हैं ना, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या टीचर को नहीं मालूम रहेगा वो कांस्टेंट है, मालूम है, लेकिन ये सब प्रोसीजर है, फॉलो करो ना भाई, ठीक है। देखो N कौन है, सेंट्रल मेटल है, बराबर, L कौन है, लिगैंड है, सब लिख देने का फटाफट। X कौन है, X प्लस X कौन है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। माइनस Y कौन है, नेगेटिव चार्ज, वो लिखो सब, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड्स, ठीक है, ऐसा सब लिख के बता देने का क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर ये देखिए एक नया टर्म है कि नहीं, इधर ये देखिए क्या है वो, प्लस X प्लस N माइनस Y, ये क्या है, चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरह से बता दें, दैट्स ऑल। चलो, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी के बारे में तो हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी डिपेंड किस पर करती है। ये सब तो क्या एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद में वैल्यू आएगी कि फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कितना स्टेबल है, कौन स्टेबल है, ठीक है। पर डिपेंड किस पे करती है स्टेबिलिटी, ताकि अगर मेरे को पता चल जाए कि ये फैक्टर्स है जिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, तो जब मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो ये सब का ध्यान रखूंगा, कंपाउंड अच्छा ही स्टेबल ही बनेगा, तो ज्यादा मगजमारी नहीं होगा ना, ठीक है। तो देखो अभी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फैक्टर नंबर 1, चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है। घंटी बजी दिमाग में, ठीक है, बजनी चाहिए घंटी। इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था, है ना, मैंने आपको बहुत बोर किया था इनिशियल लेक्चर्स के अंदर कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है मोस्टली डी ब्लॉक का ही होता है, मोस्टली डी ब्लॉक का ही होता है, ऐसे बोल बोल के आपको पका दिया था मैंने, ठीक है। क्यों पका दिया था, क्योंकि डी ब्लॉक के पास में देखो सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल है वो डी ब्लॉक का क्यों होता है उसका भी मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के पास में कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज होती है जो कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करती है, जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखती है, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट्स मोस्टली देखा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, बाकी भी एलिमेंट्स होते हैं बट डी ब्लॉक मेनली होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर मैंने रीजन बताया था, उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होता है, उसके पास ये तीसरा रीजन मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो, चार्ज टू साइज रेशियो वेरी हाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज टू साइज रेशियो जो सेंट्रल मेटल होता है डी ब्लॉक का उसका बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से कंपाउंड बनता है, जिसकी वजह से कंपाउंड एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपने नोट्स बनाया होगा, तो अभी आप फटाफट पेज घुमा करके देख रहे होंगे कि चार्ज टू साइज रेशियो ये शब्द, ये वर्ड मैंने लिखा के दिया है पहले भी लेक्चर्स में, ठीक है। यही रीजन है कि मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो, नोट्स करो, आप सीरियसली लो लेक्चर को, क्यों, क्योंकि आगे आगे जाके मैं अगर आपसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ चार्ज टू साइज रेशियो, और आप में से जो भी लोग इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ चार्ज टू साइज ऐसा कुछ सुना था, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कुछ आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, हल्का भी आपको याद नहीं आ रहा है, तो पढ़ाने का क्या फायदा, सब वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो आप सभी चीज भूलते ही जाएंगे। अगर आपके पास नोट्स हैं तो फटाफट आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चार्ज टू साइज रेशियो के अंदर ये कैसे अफेक्ट करता है देखते हैं। तो चार्ज टू साइज रेशियो होना चाहिए हाई, कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और चार्ज टू साइज रेशियो एक्चुअली होता किसका है, सेंट्रल मेटल आयन का होता है, ठीक है। ये रेशियो अगर हाई होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। ऐसा लिखता हूँ, चार्ज टू साइज रेशियो, ऐसा समझते हैं, CYS, चार्ज टू साइज रेशियो, ये पूरा रेशियो हाई होना चाहिए, ये पूरा रेशियो हाई होना चाहिए। इसके लिए जो चार्ज है वो हाई होना चाहिए, है ना, बट जो साइज है वो लो होना चाहिए कि नहीं। न्यूमरेटर कम होगा तो पूरा आंसर बड़ा आएगा कि नहीं, और सॉरी डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरा आंसर हाई आएगा, और न्यूमरेटर अगर ज्यादा होगा तो भी पूरा आंसर हाई आएगा।
तो इस तरह से चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए, तो पूरा रेशियो हाई हो जाएगा और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है सेंट्रल मेटल आयन को, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल के थ्रू आपके टेक्स्ट में जो दिया है मैं बताता हूँ। ठीक है, कैडमियम ले लेता हूँ, Mn, Fe और ये इस तरह से मैं लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब हम अगर इस ऑर्डर को देखते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा साइज जो है, साइज किसका सबसे बड़ा है? कैडमियम का। तो मैंने ये जो ऑर्डर अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में। ठीक है, ये देखो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से मैंने लिखा है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, इसका साइज 97 पिकोमीटर है और इसका साइज 67 पिकोमीटर है ना, जस्ट एक रेफरेंस के लिए, तो आपको समझेगा कि इस तरह से गिर रहा है साइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इन सब पे मैं अब चार्ज ले लेता हूँ, है ना, इन सब पे मैं चार्ज ले लेता हूँ +2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो Cd+2, Mn+2, Fe+2, CO+2, Ni+2, Cd+2, है ना। अभी आप देखिए खुद, अगर मैं इन सब का चार्ज टू साइज रेशियो निकालता हूँ, तो चार्ज ज्यादा साइज कम होना चाहिए कि नहीं? मतलब यहाँ पे तेरे पास दो वेरिएबल है, चार्ज भी चेंज हो पा रहा है, वेरिएबल हो पा रहा है, साइज भी वेरिएबल हो पा रहा है, पर इस ऑर्डर के अंदर मैंने सबके ऊपर चार्ज सेम रखा है +2, समझा। तो मैंने जो चार्ज है, चार्ज को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, इसको पढ़ूंगा ही नहीं चार्ज को, सिर्फ साइज के थ्रू डिसाइड करूंगा कि नहीं। अभी साइज क्या है, जितनी ज्यादा होगी ना, साइज जितनी ज्यादा होगी उतना रेशियो कम आएगा, उतना स्टेबिलिटी कम होगा कि नहीं, है ना। तो साइज कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, मतलब कॉपर का साइज कम है और कैडमियम का साइज बड़ा है, तो अगर कॉपर और कैडमियम में कंपेयर करूं तो चार्ज टू साइज रेशियो किसका ज्यादा आएगा? ठीक है, तो खुद चेक कर देख, कैडमियम चार्ज कितना है +2, साइज कितना है 97 पिकोमीटर, सही है। इसका देख, चार्ज कितना है +2, साइज कितना है 67 पिकोमीटर, बराबर। लेकिन इन दोनों को कंपेयर कर, इन दोनों को कंपेयर, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा आंसर छोटा आएगा कि नहीं, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका पूरा आंसर बड़ा आएगा कि नहीं। मतलब चार्ज टू साइज रेशियो हाई है कि नहीं? अगर चार्ज टू साइज रेशियो हाई है तो ये स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है। यानी कॉपर का स्टेबिलिटी, कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा होगी कैडमियम से, समझ में आया। तो अगर मैं इन्हीं सबको अरेंज करता हूँ, ये जो मैंने अरेंजमेंट किया है वो किस तरह से किया है, देखो इधर लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग, ऐसा लिखता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, सॉरी इंक्रीजिंग नहीं है, कम हो रहा है ना ऐसा साइज, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, अब मैं इनको कैसे अरेंज करता हूँ, देखो इस तरह से अरेंज करता हूँ कि कॉपर +2, फिर Ni+2, फिर CO+2, फिर Fe+2, फिर Mn+2, फिर Cd+2, है ना। इस तरह से मैंने अरेंज किया। तो ये किसके ऑर्डर में अरेंज किया है मैंने, ये डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज किया है ना। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं, इसी का मतलब क्या होता है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज टू साइज रेशियो। बात समझ में आए? क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो भी कम ही हो रहा है और स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है बेटा, कम ही हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ पा रहा होगा। और ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है ना, इसका बहुत ध्यान रखना। इसका नाम है आयरविन विलियम स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, आयरविन विलियम्स स्टेबिलिटी ऑर्डर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डब्ल्यू के जगह भी लिख के आओगे तो भी वही नाम होने वाला है, आयरविन विलियम्स स्टेबिलिटी ऑर्डर, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया जो चार्ज जो स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, दैट इज चार्ज टू साइज रेशियो। चलिए अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं, नेक्स्ट फैक्टर पे जाते हैं जो डिसाइड करता है स्टेबिलिटी, जो गवर्न करता है स्टेबिलिटी को। और उस बहुत ही इजी, समझने के लिए भी इजी, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर खैर आपको क्वेश्चन आएगा, डिसाइड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी, इसे लिख के देना पड़ेगा ना, इसलिए से मैं लिखा रहा हूँ। तो दूसरा जो है वो क्या है, नेचर ऑफ लिगैंड।
नेचर ऑफ लिगैंड, ठीक है। नेचर ऑफ लिगैंड पे पता चलता है स्टेबिलिटी क्या है। देखिए लिगैंड जो है, ठीक है, ये क्या होता है, लुईस बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब क्या, ठीक है, डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं कि नहीं। बेसिसिटी क्या, बेसिसिटी यानी क्या, बेस का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी, बेस का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। अब जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने अच्छे से लुईस बेस बनेगा, उतना अच्छा लिगैंड होगा, उतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाएगा। तो क्या होता है, तो बेसिसिटी है ना वो बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना नेचर ऑफ लिगैंड, बेसिसिटी जितनी हाई होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्टेबिलिटी के। बात समझ में आई। बहुत लोग बेसिसिटी को केबी भी बोलते हैं, पता है आप, केबी, ठीक है। और केबी है ना, यानी कांस्टेंट ऑफ बेसिसिटी, ऐसा पढ़ा था आपने 11 में, के ए के बी ऐसा सब पढ़ा था कि नहीं। फिर आपने डेरिवेशन किया था के केबी के बीच में रिलेशन वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप शायद अभी 12th स्टैंडर्ड में आयोनिक इक्विलिब्रियम जब आएगा, ठीक है, उसमें भी आप पढ़ेंगे, है ना। आयोनिक इक्विलिब्रियम अगर आपने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में आएगा चैप्टर, ठीक है, उसमें आएगा केबी वाला टर्म क्या होता है। यानी कुछ नहीं, ये बेसिसिटी बताता है। जैसे हम लोग ने अभी के डिसाइड किया था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उससे पता चलता है कि कंपाउंड कितना कांस्टेंट है, एक नंबर आता है कि नहीं, जिससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या है स्टेबिलिटी। उसी तरह से केबी भी एक नंबर होता है जिससे पता चलता है कि बेस कितना अच्छा डोनेटिंग है या फिर कितना अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है, लगता है। चलिए, तो ये भी हो गया, केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी होता है, ठीक है। जितना अच्छा बेस, जितना अच्छा अच्छे से डोनेट करेगा उतने अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस यही एक बात बतानी थी आपको, ठीक है। बाकी ये सब समझ लेना है आपको, ये सब नोट्स में उतार के आपको एक नोट बना के करना है। बाकी जब आपको कोई पूछेगा एग्जाम में राइट द आंसर अबाउट दिस, तो इसका जो आंसर है वो आप लिखने के लिए भी एक पैटर्न होता है ना, एक इंग्लिश में लिखना पड़ता है कि नहीं बराबर से, ठीक है। दो लिख के यहाँ पे बता के मैं मतलब टाइम पास नहीं करूंगा, नोट्स होता है उसके अंदर रेडीमेड लिख के देते हैं आंसर कैसे होता है, ठीक है। तो वही आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करके समझते हैं। चलिए ये रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ लिया, स्टेबिलिटी का पूरा फंडा भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है बेटा वो 80% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस अभी सिर्फ 20% में लास्ट का पार्ट, वो जो स्टार्टिंग में चार्ट बताया था उसमें से जो लास्ट का पार्ट था, थ्योरीज इन बॉन्डिंग, दैट इज वीबीटी एंड सीएफटी, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, ऑब्वियसली आज ज्यादा हो जाएगा अगर स्टार्ट किया तो, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स एक और 2 लेक्चर में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस देता हूँ, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आपको उसके आइसोमर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। या तो होमवर्क में पहले थोड़ा पिछला सब रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने दिया है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो ये 8 कंपाउंड्स दिए, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है अच्छे से। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों आईयूपीएसी नेम मैंने दिए हुए, आपको स्ट्रक्चर लिखना है। और ये एक थोड़ा बम्पर क्वेश्चन दिया है मैंने, मस्त दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए CO यानी कोबाल्ट, Cl3 5 टाइम्स अमोनिया डॉट H2O, इस तरह का मैंने जस्ट एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये जो वो पिंक कलर का सॉलिड है और इसको सोल्यूशन बना दो, यानी पानी में डाल दोगे तो भी पिंक कलर का ही रहेगा, पिंक सोल्यूशन ही है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट एरो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने इस पिंक सोल्यूशन के अंदर, पिंक सॉलिड के अंदर AgNO3 डाल दिया तो ये इट फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ पिंक सॉलिड। ये हम लोग ने ऐसा सम पहले भी किया हुआ है कि नहीं, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। फिर यही जो कंपाउंड है उसके अंदर हम लोग ने हीट कर दिया, इस कंपाउंड को मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट करने पे इट लूजेस 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल वो खो देता है, एंड इट फॉर्म्स पर्पल सॉलिड। जब कंपाउंड में ऐसा लिखा है कि पानी निकल रहा है और वो उसका कलर बदल रहा है, कलर बदल रहा है मतलब कंपाउंड बदल रहा है, मतलब शायद मैं इसको हीट कर रहा हूँ, वाटर निकल जा रहा है, इसका मतलब ये शायद उसका आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने हाइड्रेट आइसोमर पढ़ा है कि नहीं, वाटर जो है वो बॉक्स के अंदर बाहर जाते रहता है। तो इस तरह से समझा जा सकता है। मैं सारा आंसर आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि वाटर निकल चुका है यहाँ से, इवेपोरेट हो चुका है, ठीक है। तो पर्पल कलर का बन गया कंपाउंड, है ना। इसके बावजूद भी रेशियो ऑफ कोबाल्ट अमोनिया एंड Cl हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कंपाउंड में जितना कोबाल्ट था, जितना अमोनिया था, जितना Cl था, वो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल गायब हो चुका है, ठीक है। और ताज्जुब की बात अगर मैं आपको हल्का हिंट दे दूं, यहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल है और वो लॉस हो चुका है, मतलब ये वाटर नहीं होगा, यानी बाकी सब कुछ होगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो कंपाउंड ऑब्वियसली बदल जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
पर्पल सॉलिड इज देन डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो ऑब्वियसली पर्पल कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन के अंदर AgNO3 डालने में आया, ठीक है, तो इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ AgCl ओनली। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको ढूंढना है। तो इस तरह से पिंक स्ट्रक्चर और पिंक सॉलिड और पर्पल सॉलिड का स्ट्रक्चर आपको ढूंढ करके निकालना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस कॉपी करके या फिर अभी के अभी बैठ करके सॉल्व करके, सबसे आइडियल क्या है वीडियो पॉज कर लो और अभी के अभी बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो टाइम पास भी नहीं होगा और लेक्चर स्लॉट आपने जो पकड़ा है पढ़ाई करने के लिए उसमें हो भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना चाहिए। और दूसरा होमवर्क मैं अभी आपको देता हूँ, दैट इज ये दूसरा होमवर्क देखिए मैंने आपको दिया है दो ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है, इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोनों दिखाई देती है। तो आपको देखना है, बनाने हैं जितने सारे सबके पास होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये तीनों कंपाउंड के आपको बनाने। प्लैटिन ये आपको झटका नहीं लगना चाहिए, आपका याद हो जाना चाहिए। प्लैटिन सिस प्लैटिन जो हमने पढ़ा था पहले भी, आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लैटिन अगर मैं कहूँ उसका IUPAC में आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए। इसका भी सिस और ट्रांस दोनों होता है ना। सिस प्लैटिन जो है वो एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज होता है और ट्रांस प्लैटिन जो है वो इनएक्टिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आई ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ऑलराइट।